मेरे देशवासियों, मित्रों, आज हमने इससे पहले बहुत सारे विषयों को लेके बातचीत की, आपसे वार्तालाप हो रही है, लगातार ही हो रही है। आज हम संसद के बारे में बात करेंगे। आखिर संसद है क्या? लोग कहते हैं हमारी संसद चल नहीं रही है, वहाँ बिल्कुल मछली बाजार बना हुआ है, अराजकता है। संसद में कोई जिसको कहते हैं कल्चर, सभ्यता भी दिखाई नहीं देती है। किस तरह के शब्दों का, इवन गाली गलौज का प्रयोग करता है, लेकिन वो उनकी गलती नहीं है। अंग्रेजी में एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, वैसे, ए पिक्चर हैंगिंग इन द रूम इज़ द पिक्चर ऑफ द माइंड ऑफ द मैन हु हैंग्स इट। आप किसी दुकान के सामने जाते हैं, बाहर आपको बाहर की तस्वीरों से पता लग जाता है ये बार्बर की दुकान है। दूसरी दुकान में जाता है, आपको लग जाता है ये श्रृंगार की दुकान है। आपको दूसरी में कहीं जाए तो आपको लग जाता है ये देवी का मंदिर है। किसी दूसरी जगह जाएं तो पता लग जाता है शिव का मंदिर है। चौथी जगह जाएं तो पता लग जाता है विष्णु का मंदिर। बाहर जो फ़ोटो लटकी हुई है उससे अंदर की बात पता लग जाती है। मेरे कमरे में जो फ़ोटो हैं, जो तस्वीरें हैं, उससे पता लगेगा मेरी मानसिकता कैसी है, मैं किस तरह का आदमी हूँ। हर एक के साथ यही है। तो ये जो संसद है, ये हमको परिलक्षित करता है, हमारा प्रतिबिंब है। हम लोग जिस तरह के हैं उस तरह की संसद बनी है। संसद अलग कहीं बाहर अमेरिका इंग्लैंड से नहीं आई। जब जाति के आधार पर वोटिंग होगी, जब रिजर्वेशन के आधार पर वोटिंग होगी, जब क्षेत्रवाद के आधार पर वोटिंग होगी, जब धर्म के आधार पर, संप्रदायों के आधार पर वोटिंग होगी, भाषा के आधार पर होगी, तो फिर इसी तरह के लोग आपको संसद में या विधानसभा में मिलेंगे। और उनका जो बिहेवियर होगा, उनका जो व्यवहार होगा, वो वही होगा जो कि उनके अंदर है। क्योंकि हम जिस तरह के लोग हैं उसी तरह के लोग वहाँ हमने भेजे, उसी तरह का वो बर्ताव कर। वो जानते हैं देश की जनता क्या चाहती है, वही उनका बिहेवियर होता है, वही उनका व्यवहार होता है। उसी तरह से वो पार्लियामेंट में काम करते हैं। ये तो संस्था है, संसद तो संस्था है भाई। वो तो वो करेगी जो सांसद करेंगे। न्यायपालिका संस्था है, ये हमारे लोकतंत्र के मंदिर हैं। वो वही करेंगे जो वहाँ के जज करेंगे। जैसे जज होंगे, हम गाली देंगे प्रधानमंत्री को, हम राष्ट्रपति को। अरे वो तो पद है, वो तो कुर्सी है। प्रधानमंत्री को गाली देने से क्या होगा? उस पर जो आदमी बैठा है वो प्रधानमंत्री के पद की, उस कुर्सी की प्रतिष्ठा को बनाएगा, बिगाड़ेगा। राष्ट्रपति की कुर्सी, उस पद को बनाएगा, बिगाड़ेगा। ये तो उस व्यक्ति पर निर्भर करता है। हम गाली देते हैं उस पद को। पद कुछ नहीं है, पद तो हमारा वो रहेगा। आप गाली दो न दो, वो पद हमेशा रहेगा। कल राष्ट्रपति हम न भी रखें, प्रधानमंत्री रहेगा या राष्ट्रपति रहेगा, कोई ना कोई तो रहेगा ही। जज रहेंगे, किसी न किसी रूप में रहेंगे। इस संविधान में हमने वो व्यवस्थाएं भी की हैं। हमको राष्ट्रपति की ज़रूरत नहीं, हमको उपराष्ट्रपति की ज़रूरत नहीं, हमको गवर्नर की ज़रूरत नहीं। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री देश की जनता चुनेगी, वोटिंग से होगा। वो होगी रियल गवर्नमेंट, रियल लोकतंत्र। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री राज्य की जनता चुनेगी, वो होगा रियल जनतंत्र। उसको कहेंगे हम लोग। गवर्नर की ज़रूरत नहीं है। ये सब पैसा बचेगा, हमको विधान परिषदों की ज़रूरत नहीं है। ये सब भ्रष्टाचार के अड्डे हैं। जितना आप नेतागिरी करेंगे, जितना नेता रहेंगे उतना भ्रष्टाचार हो। ये जो इतना पैसा जो बचेगा वो सब बेरोजगारों को दिया जाएगा भत्ते के रूप में। जब तक नौकरी नहीं मिलती है तब तक। तो हमारे पास पैसों की कमी नहीं। भ्रष्टाचार इतना है कि किस राज्य की आप बात करें, आज हर राज्य में, बॉम्बे में 4-5 परिवार, उत्तर प्रदेश में 5-6 परिवार, हरियाणा में 4-5, पंजाब में 4-6, मध्य प्रदेश में 4-6, राजस्थान में 4-6, बंगाल में 3-4, मद्रास में 3-4, ये मेरे कर्नाटक में 3-4, ये परिवार। इनसे अगर हम वो भ्रष्टाचार का पैसा निकालें तो कम से कम 30-35 लाख करोड़ रुपया हुआ। लेकिन वो कभी नहीं निकलेगा, कभी नहीं। जब तक कि हमने व्यवस्था की है
बिल्कुल फ्रेश IAS और IPS, उनको वेल ट्रेंड, विदेशियों के द्वारा ट्रेंड किया जाएगा। 3-4 महीने फ्रेश लड़के होंगे जो IAS IPS से निकले, उनको सौंपेंगे ये सब, और उनके वो करेंगे रिटायर्ड लोगों के, रिटायर्ड DG, डायरेक्टर जनरल पुलिस रिटायर्ड, ताकि उन पर दबाव ना हो, डरे नहीं, जो वो कुछ नहीं कर पाएंगे, उनका प्रमोशन नहीं रोक सकते, इंक्रीमेंट नहीं रोक सकते, केवल उनको गाइड करेंगे, उनसे उनको डर भी नहीं लगेगा। वर्किंग DG के मातहत नहीं रखेंगे, वो इंडिपेंडेंट होंगे, रिटायर्ड DG उनका मार्गदर्शन करेंगे और वो फ्रेश लड़के इंक्वायरियाँ करेंगे। आप देखिए, अगर 3 साल में 40-45 लाख करोड़ रुपया सामने न आया देश का, तो आप बताइए, ये हालत है देश की, और कभी नहीं आ सकता है इन हालतों में जो हालत आज देश की है। क्या किया? देखिए, जब हमारी ये न्यायपालिका थी, कोरोना ने जिस तरह से देश को बर्बाद किया, देश बिल्कुल दिवालिया होने के कगार पर आ गया था। क्यों? 1993 में हमने फ्री इकनॉमी की। क्यों हुई फ्री इकनॉमी? पहले तो सोशलिस्टिक वेलफेयर स्टेट कहते थे, सोशलिस्टिक स्टेट कहते थे, सरकार का बंदिश पब्लिक सेक्टर थे। 93 में ऐसा क्यों हुआ? हमारी न्यायपालिका ने, ख़ास तौर से सुप्रीम कोर्ट के जजों ने जिस तरह के जजमेंट दिए, सन 73 के आसपास से और 88-89, मैंने राइट फ्रॉम 73 अराउंड अप टू 1988-89 तक जिस तरह के जज थे, जिस तरह के जजमेंट होते थे समाजवाद के नाम पर, कानून क्या कहता वो नहीं, क्या जस्टिफाइड है, क्या प्रॉपर है, वो लेकर के, तो देश में इंडस्ट्रियल एनार्की हो गई थी, इंडस्ट्री में अराजकता पैदा हो गई थी, लोग काम करने के लिए तैयार नहीं थे, वर्कर काम नहीं करता था, स्ट्राइक, घेराव, वाइल्ड कैट स्ट्राइक, स्लो डाउन, टूल डाउन, मतलब आए दिन। नतीजा क्या हुआ? क्वालिटी खत्म हो गई, प्रोडक्शन खत्म हो गया, प्रोडक्टिविटी खत्म। गवर्नमेंट सर्वेंट्स क्रिकेट कमेंट्री देखने जाड़ों में बाहर बैठे रहते थे, काम से ऑफिस से कोई मतलब नहीं था, इतने क्रिकेट मैच होते थे कि सरकारी अफसर सब बाहर बैठे रहते थे, काम धाम चौपट, काम की क्वालिटी, सर्विस की क्वालिटी खत्म। LIC की, रेलवे की यूनियन है, डिफेंस की यूनियन, रोज स्ट्राइक की धमकी रोज हो रहा है। इतनी बड़ी यूनियनें थी, सरकार डर जाती थी। नतीजा क्या हुआ कि सब कुछ बुरी तरह से प्रभावित हो गया, देश के पास पैसा नहीं रहा, बैलेंस ऑफ पेमेंट ख़त्म हो गया। 93 में दिवाला निकलने वाला था। उस समय VP सिंह थे प्रधानमंत्री, 4-6 महीने रहे थे। उस समय उन्होंने कहा, भाई स्थिति ये आ गई कि अब कुछ खरीदारी बाहर से नहीं हो सकती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं है। तब ये इकोनॉमी फ्री की गई, तब ये जिसको लेसे फेयर कहते हैं, पूंजीवाद, लेकिन संविधान वैसे ही बना रहा, संविधान समाजवादी बना रहा, संविधान वेलफेयर स्टेट का बना रहा, लेकिन प्रकृति के रिसोर्सेज, जितने प्रोडक्शन के जितने भी रिसोर्सेज हैं, सब पर व्यक्तियों का अधिकार हो गया, पूंजीपतियों का अधिकार हो, और संसद ने उसमें परिवर्तन नहीं किया, संविधान में कोई संशोधन ही नहीं हुआ। तो संविधान में संशोधन के बिना और ये ऐसी चीज़ थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर कहा। हमारे संविधान का भाग 4, जिसको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तो माने हमारी सरकार किस नीति से चलेगी, कैसे भविष्य में नीतियां बनेंगी, कैसे देश चलेगा, वो नीति के सिद्धांत थे वो भाग 4 में। ये बेसिक स्ट्रक्चर था, मौलिक संरचना। इसी तरह से भाग 3 फंडामेंटल, ये मौलिक संरचना है। इस तरह से प्रियम्बल, प्रस्तावना, ये मौलिक संरचना थी। इसको बिना, मेरे हिसाब से संसद को भी इसको परिवर्तित करने का, अमेंडमेंट करने का नहीं था, बल्कि पब्लिक वोटिंग से इसमें संशोधन होना चाहिए था। लेकिन हमारी जुडिशरी सोती रही, हमारी संसद सोती रही, और कार्यपालिका ने अपनी मनमानी की। सारे पब्लिक सेक्टर बिक गए, सारी नौकरियां चली गई, हजारों, माने मेरा ख्याल है 300 के आसपास टेक्सटाइल कपड़े मिलें ख़त्म हो गई। करीब मेरा ख्याल है कि 50-55 जूट मिलें बंद हो गई।
50-55 शुगर मिलें ख़त्म हो गई। बाकी छोटी छोटी जितनी भी थे एक ना एक फैक्ट्री बंद होती चली गई। क्यों कि स्थिति भ्रष्टाचार की ये थी कि लेबर डिपार्टमेंट, फैक्ट्री डायरेक्टर, जिसको फैक्ट्री इंस्पेक्टर, फैक्ट्री डायरेक्टर हो गया, असिस्टेंट डायरेक्टर, लेबर, ये मूँछों पे ताव देते, देखो कैसे चलाते हो, देखो कैसे चलाते हो। किसी को ये चिंता नहीं थी कि देश चलना चाहिए, इंडस्ट्री चलनी चाहिए ताकि खुशहाली आए, नौकरियां मिले। वो धमकी देते थे, पैसा दो, पैसा दो, नहीं तो देखते हैं। वो तो जब मुलायम सिंह जी आए, मुलायम सिंह जी इसलिए नहीं कि मुलायम सिंह जी बहुत बड़े समाजवादी थे, वो इसलिए कि अमर सिंह के भाई की फैक्ट्रियाँ थी गाजियाबाद में 100 फैक्ट्रियाँ थी, फरीदाबाद में 100 फैक्ट्रियाँ थी, सब बंद हो गई। एक से एक कारखाने सब बंद हो गए। 80 आते आते 82 आते आते तक सब बंद हो गए। वो इसलिए कि गाजियाबाद में इसके उनके समाजवादी पार्टी के क्या नाम बताया मैंने अभी, अमर सिंह के भाई की फैक्ट्रियाँ थी। तो वो मुलायम सिंह जी से मिले, उन्होंने ये सब बातें की, क्या करते हैं लेबर वाले, क्या करते हैं फैक्ट्री वाले। तब मुलायम सिंह जी ने आदेश निकाला कि केवल सैंपल चेकिंग होगी। आप जो हर तीसरे दिन चले जाते हो फैक्ट्री में उगाही के लिए, कोई भी अगर इस तरह से गया तो फिर उसकी खैर नहीं, एक्शन होगा। आप सैंपल चेकिंग करेंगे, 6 महीने में 2-3 फैक्ट्रियों को सैंपल चेकिंग करके ख़त्म। तब जा कर के थोड़ा स्थिति बदली। और जब 93 में ये लेसे फेयर आया, पूंजीवाद आ गया, तो तब स्वतः, क्योंकि वर्करों का रिट्रेंचमेंट हुआ, अंधाधुंध रिट्रेंचमेंट हुए, छटनी हुई, लोगों को VRS मिला, तो लोग, क्योंकि पैसा मिल रहा था, लोग चले गए। लेकिन ये हिम्मत किसी की नहीं हुई कि स्ट्राइक कर दें, किसी की ये हिम्मत नहीं हुई कि हम बंद कर दें, किसी यूनियन की हिम्मत नहीं हुई कि हम किसी पूंजीपति का घेराव कर दें। कैसे बंद हो रहा है, सब बंद होती चली। तब ये ओपन इकोनॉमी में हम उसको वसुधैव कुटुंबकम कहते रहे, लेकिन सच ये है कि ये पूंजीवाद की पूरी स्थापना हुई। और जो आज पूंजीवाद की स्थिति में हो रहा है, वो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने के जजों ने, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से, जुडिशरी के डिसीजन से, उस समय वो समाजवाद के नाम पर तबाही हुई, अब पूंजीवाद के नाम से तबाही हो रही। बस तबाही के अलावा कुछ नहीं है। इसी के साथ मैं अपने इस चैप्टर को, इस वार्ता को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।